भूगोल कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। मुझे लगा कंप्लीट हो गया तो फिर फुर्सत लिया जाए। पर्वत हो गया तो आगे बढ़ा जाए। आ, अब एक महत्वपूर्ण इलाका बेटा शुरू होगा जिसको हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा ध्यान से। तथ्यात्मक प्रश्न यहाँ से आपको दिखे हैं परीक्षाओं में, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको अवधारणात्मक भी पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, समझना है। हेडिंग बना लीजिए, फिर बात कर लेते हैं। लिखें, धरातल पर विद्यमान, लिखें बेटा हेडिंग। पेज बदल दे बेटा, पेज चेंज कर दीजिए, नया टॉपिक शुरू है। धरातल पर विद्यमान, जी बेटा पागल हो? पर्यटन करने यहाँ आते हो रह रह के, और ऐसे नौटंकी करोगे तो हो गई पढ़ाई। ज्वालामुखी जब पढ़ाया जा रहा था तो कहाँ गायब थे? ज्वालामुखी जब पढ़ाया जा रहा था तो कहाँ गायब थे? नौटंकी करते हो। आप जैसे लोगों की भी दरकार रहती है इंस्टीट्यूट में, क्योंकि रहोगे नहीं तो इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे, है ना भैया? तो पढ़ाई करें। बताया गया था कि बेटा ज्वालामुखी पर्वत हो गया है, सब डिटेल में पढ़ाया गया है। वैसे करिए पढ़ाई, हमें क्या आपत्ति है। बहरहाल हेडिंग बनाइए बेटा फ्रेश पेज से। पढ़ाई बेटा देखो करना है तो पढ़ाई करो, नहीं छोड़ छाड़ के घर बैठो। या पैसा बहुत ज्यादा हो गया है ना तो किसी को दान दे दो सड़क पर, लेकिन यहाँ आइए तो थोड़ा तमीज से रहिए और पढ़ाई करिए, और नहीं तो यहाँ से जाइए। तो सीधी सी बात है। हम तो यहाँ से विदाई समारोह भी कर देते हैं कि यहाँ से जाएं आप कहीं और जाके पढ़ें, ये बाकी कोचिंग नहीं है। बड़े शान से पढ़ाता हूँ, बड़े शान से बच्चों को रिजल्ट लेता हूँ। नौटंकी वाली कोचिंग पूरे जगह जगह चल रही है, जहाँ आपका मनोरंजन होता रहेगा और समय आपका बर्बाद करते रहे। पढ़ना है तो पढ़िए और तबीयत से पढ़िए, और नहीं तो छोड़ छाड़ के सब तमाशा करिए, ऐसे थोड़ी होगा। कल संस्थान में वो बच्ची आई बेटा जिसका सिलेक्शन हुआ था, आसमा वकार, तो उसको कल ट्रेनिंग में जाना है। तो अब आपसे तो नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन शाम को जो सिविल का बैच था उसमें वो आई और बच्चों से बात बात की। वो थोड़ा बात बात कम कर पाती है, मतलब साई नेचर है उसका, लेकिन फिर भी वो आई और बातचीत करके, तो कल ही उसको अपनी विभागीय कार्रवाई पूरी करनी थी, रिजाइन वगैरह करना था। वर्किंग है, जॉब करती है ना बेटा, तो रिजाइन भी करना था, तो कल उन्होंने रिजाइन भी किया और लगे हाथ संस्थान में आखिरी उपस्थित दर्ज कराई एक विद्यार्थी के रूप में। उसके बाद वो अधिकारी होंगे। तो एक बैच की ट्रेनिंग चल रही है डिप्टी एसपी की, और दूसरा बैच अब भेजा जा रहा है 3 तारीख को। तो मुरादाबाद में ट्रेनिंग होगी, शाम को 5 बजे रिपोर्ट करना है कल। तो बड़ा अच्छा लगा भाई, बच्चे वहाँ बैठे होते हैं, यहाँ के खड़े होते हैं और बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ वहीं रह जाते हैं और वहां से फिर सड़क पे नजर आते हैं घूमते हुए। 2-4 साल में कहीं दिख जाते हैं ना तो पूछने पे बताते हैं कि अभी तैयारी ही हो रही है। तो जो करना है बेटा कर गुजरिए, और नहीं तमाशा करना है तो तमाशा वाले लोग भी आते रहते हैं। भाई 20 साल में बहुत लोग आए, लेकिन ये है कि नाम रोशन कुछ ने किया, फिर मर्जी आप लोगों की होगी। तो हेडिंग बनाइए बेटा, विश्व के महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश। पढ़ाई को जो तमाशा बनाए हो ना, पढ़ाई एक दिन आपका तमाशा बनाएगी, और फिर ऐसा तमाशा बनेगा ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे कहीं। हाँ, घर वाले पूछेंगे कि कलेक्टर बन रहे थे ना, अब तो चपरासी भी नहीं बन पाए। यही सब होगा बेटा। तो बार बार बता रहे हैं ना कि सब तमाशा माशा बंद करिए, और नहीं तमाशा हो जाएगा जिंदगी के साथ। वैसे हो ही रहा होगा, एहसास हो रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन 2-4 साल में ढंग से एहसास हो जाएगा कि यार जिंदगी तो तमाशा बन गई। तो ऐसा ना हो बेटा, मेहनत से पढ़िए और सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। और नहीं तो फिर बता तो रहे हैं कि बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग चलाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी नहीं बना पाते।
तो ऐसे लोगों की भी तो दरकार है ना, कि जो आए और कोचिंग चलाएं। आखिर कोचिंग चलेगी कैसे? तो उस श्रेणी में रहें या रिजल्ट वालों की श्रेणी में रहें, ये मर्जी आपकी है। 12 हेडिंग नहीं बनाया अभी। चलो, विश्व के जलवायु प्रदेश। अभी थोड़ा सा बेटा समझना है और चर्चा करनी है। तो अभी थोड़ा सा परिचय कराएंगे बेटा आज आपका, है ना, इसका इंट्रोडक्शन होगा। ये क्या चीज है बेटा, मैंने इसमें पढ़ते क्या है, हम क्या समझते हैं? जैसे आपने जब सूर्यताप का अध्ययन किया तो आपने देखा कि सूर्यताप पूरी धरती पर एक बराबर मात्रा में नहीं पहुंचते। सूर्यताप को निर्धारित करने वाले बड़े कारक हैं जो सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। एक दिन आपने पढ़ा क्या था, मैंने इसे बात किया था लेकिन अब लिखाएंगे भी, कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। अगर हम विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांट रहे हैं तो थोड़ा सा जलवायु और मौसम का अंतर भी समझना होगा। आखिर हम क्यों अलग अलग देशों की जलवायु को एक खास नाम से पहचान देते हैं, जैसे भारत को मानसूनी जलवायु कह देते हैं, ऐसे दुनिया के अलग अलग देशों के नाम हैं। तो आखिरकार ये मतलब क्या है, इन सब चीज़ों का मीनिंग क्या होती है? जब हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, इक्वेटोरियल रीजन, तो प्रदेश कह रहे हैं ना, एरिया कह रहे हैं, रीजन कह रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब होता होगा। जब हम कहते हैं कि सवाना प्रदेश, तो उसका कुछ मतलब होगा, डेफिनेटली कुछ मीनिंग होती होगी। जब हम कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरेनियन रीजन, तो दिमाग को फटाक से भूमध्य सागर पे पहुंचता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश माने भूमध्य सागर थोड़ा ही होता है, बहुत नहीं नहीं, कैलिफोर्निया ही नहीं, बहुत ढेर सारे ऐसे इलाके हैं। तो ये भूगोल में ये क्या हो रहा है, इसको समझना है। जब हम प्रेरी या स्टेपी प्रदेश कहते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं होती, ये ग्लोबल बात होती है। अभी अलग बात है कि कहीं पे प्रेरी कहते हैं, कहीं पे स्टेपी कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आखिर ये सब इश्यू क्या है बेटा? और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढंग से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ घास के मैदान याद कर लेते हैं, डाउन्स है, बेल्ट है, धमाका है, ये सब याद करके परीक्षा में जाते हैं। और एग्जामिनर को थैंक्स बोलिए कि कभी कभी आपकी इच्छा के अनुसार पूछ भी लेता है, और नहीं नहीं कभी आपका तेल भी निकाल देता है, फिर सारी बुद्धि आपकी गुम हो जाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है। तापांतर समझते हैं? हाँ। जैसे इसमें कई शब्द प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये सब आएंगे बेटा आपके पढ़ने में, से शब्द इंट्रोड्यूस होंगे। दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, है ना, तो या मासिक तापांतर, तो ये सब क्या मतलब होता होगा? अ, या हम कहते हैं कि दैनिक औसत तापमान, या मासिक औसत तापमान, या वार्षिक औसत तापमान, तो आखिरकार इसका कुछ मतलब तो होता होगा, निकाला जाता ही होगा, तरीका कुछ होगा। सबसे अधिक और सबसे कम तापमान हम क्या कह रहे हैं बेटा, हमने 3 नाम बोला ना, दैनिक तापांतर, मासिक तापांतर, वार्षिक तापांतर। हाँ ठीक है, हाँ मासिक, महीने का, महीने भर में सबसे अधिक कब हुआ हो और महीने भर में सबसे ज्यादा कब हुआ, यही ना? 9 9 9 महीने के एक एक दिन का निकालेंगे, फिर उसका योग करेंगे, फिर महीने के दिन से भाग देंगे, तब होगा। और वार्षिक, हर महीने का औसत निकाल लिया, फिर जोड़ा, फिर 12 से डिवाइड किया। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह की है। बहरहाल
अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक कम दैनिक तापांतर कहाँ होता है? अरे हम रीजन की बात कर रहे हैं, और जरूरी है कि विकल्प में वर्ग को याद ही दिया जाए। विकल्प में हम विकल्प देंगे ना, क्या आप विकल्प दोगे? विकल्प में हम आपको तंग करेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, प्रेरी प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, विकल्प तो हम देंगे ना बेटा। क्योंकि एक आप जो क्वेश्चन याद किए हो, कोई जरूरी थोड़ी विकल्प में मैं वही दो। बड़े बवाल हैं बेटा यहाँ, है ना, बड़ी तकलीफें हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए ना, कि एक आध क्वेश्चन याद करके काम नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा? सूर्यताप का वितरण जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा ताप के आधार पे हम पूरी धरती को अलग अलग कटिबंधों में बांटते हैं। कटिबंध माने जोन में बांटते हैं। तो पहले तो एक थोड़ा बड़ा बड़ा डिमार्केशन करते हैं और फिर थोड़ा माइन्यूट डिमार्केशन की ओर जाते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, क्योंकि इसके बाद हम फिर भारत के भूगोल की ओर चल पड़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझना है। जैसे पूरी जो पृथ्वी है ना बेटा, इस पे मैंने कहा कि ताप हर जगह एक बराबर नहीं मिलता, बड़े विस्तार से पढ़ा है आपने। अब आपको याद हो ना हो बेटा, वो मेरी अब लाइबिलिटी नहीं है। मेरी लाइबिलिटी थी मुझे आपको पढ़ाना। अब आपको चीजें याद है, भूल गई, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो मैंने कहा था कि मोटा मोटा एक डिमार्केशन ये होता है कि कुछ इलाके धरती के ऐसे हैं बेटा जहां लगभग थ्रू आउट ईयर गर्मी रहती है। बस ये है कि कहीं थोड़ा कम गर्मी रहती है और वर्ष के कुछ महीने थोड़ी ज्यादा गर्मी रहती है, लेकिन ओवरऑल गर्मी रहती है। जैसे आप भारत की बात करो, भारत में अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ष भर भारत में गर्मी ही रहती है। अरे वो जो जिसको आप ठंडक कहते हो ना बेटा, वो ठंडक थोड़ी ही है। क्योंकि हम लोग इतने गर्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उसमें हमको ठंडक लगती है। जो आपका ठंडक है ना, यूरोप का वो गर्म महीने का टेम्परेचर है। उतना यूरोप में गर्मियों में टेम्परेचर होता है 10 डिग्री, 12 डिग्री, 18 डिग्री। मान के चलो 15 दिन, 20 दिन या एक महीने के आसपास थोड़ी सी ठंड महसूस होती है हमें। 11 महीने घुमा फिरा के तो गर्मी ही झेल रहे होते हैं, चाहे वो ग्रीष्म काल के रूप में हो, चाहे वो वर्षा काल के रूप में हो। कहने के लिए शीतकाल होता है, लेकिन शीतकाल में मुझे लगता है हफ्ते 2 हफ्ते ही टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस होता है, अदरवाइज तो सब। तो दुनिया के कुछ ऐसे, जबकि हमारे यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, अब क्यों होगा, भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं बेटा जहां साल भर गर्मी, बस गर्मी क्या है, थोड़ा कम थोड़ी ज्यादा, हाँ वेरी करती है। दुनिया के कुछ इलाके हैं जहां साल भर ठंड रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन वही दुनिया के कुछ इलाके हैं जहां उन दोनों के मध्य में स्थित है। तो डेफिनेटली जो दोनों के मध्य में होगा, दोनों का इंपैक्ट आएगा उसके ऊपर। यानी वर्ष के कुछ महीने बहुत गर्म होते हैं और वर्ष के कुछ महीने बहुत ठंडे होते हैं। ये तो एक मोटा मोटा डिमार्केशन है, थोड़ा सा इसको देखिए बेटा। जैसे हम लोगों ने एक मोटा मोटा डिमार्केशन किया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, बोले बेटा, और 23.5 डिग्री साउथ। और एक बात हमेशा महसूस करिए बेटा, जो आप महसूस नहीं करते, जो तकलीफ की बात है, कि यहाँ जो आए हो आप, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का कार्य कर रहे हैं आप। और आपके दिमाग में अगर ये आता है कि कोई नौटंकी हो रही है, बच्चों का खेल हो रहा है, तो फिर अपना भाग्य बना रहे हैं आप, निर्माण कर रहे हैं आप। उसमें मुझे क्या आपत्ति है? अभी मुझे लगता है 1-2 साल हुआ होगा। अब देखिए धीरे धीरे कब आप 5 साल 10 साल गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और बड़ी मजेदार बात है कि जहां है वहीं खड़े पाएंगे अपने आप, अगर आप गंभीर नहीं हुए तो।
ये बच्चों का खेल नहीं चल रहा है बेटा। इसी से कोई एसपी बनता है, कोई डिप्टी एसपी बनता है, कोई एसडीएम बनता है, तो कोई सड़क पे घूम रहा है। डिफरेंस का आप इसके गहराई को समझ ही नहीं पाते। इन चीजों का मतलब क्या है? ये चीजें आपकी भाग्य बना देती हैं और भाग्य बिगाड़ देती हैं। तो मर्जी आपकी है, दो चार बार ट्राई करके देखना ना, क्या हर जाए। उम्र है ही है, एक दिन उम्र निकल जाएगी, देखते देखते फिर ये बातें समझ में आएंगी। और ये क्या है बेटा? साउथ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इस रेखा कोई नाम है ये बेटा? कर्क रेखा, वेरी गुड। एक है बेटा 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 66.5 डिग्री साउथ, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री साउथ। तो वास्तव में यह है कि ये तो अक्षांश रेखा ही है, और अक्षांश रेखा यही थोड़ी है, अक्षांश रेखाएं तो बहुत है। लेकिन इतनी बहुत अक्षांश रेखाओं में से कुछ ही अक्षांश रेखाओं को हम लोगों ने ट्रैक किया है और उसको नाम दिया है। अरे बेटा, अक्षांश रेखा इतना ही थोड़ी ही है। 0 से 90 तो इधर ही होगी, 1-1 डिग्री पे अगर बात करो, और 0 से 90 इधर भी होगी अगर आप 1-1 डिग्री पे बात करो। लेकिन ऐसा क्या है कि इन्हीं रेखाओं को नाम दिया गया, बाकी किसी अक्षांश रेखा को नाम नहीं दिया गया। बस उसे अक्षांश रेखा कह के काम चलाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा क्या है? अक्षांश रेखा ही तो है। सुरखाव का पर लगा होगा इसमें जो इसको नाम दिया गया, बाकी को तो नाम नहीं दिया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कर्क रेखा की मकर रेखा? वेरी गुड। इंग्लिश में? वेरी गुड। और इसे मकर रेखा, ये भी अक्षांश रेखा है। इस तरह से जो रेखाएं होंगी वो सब अक्षांश रेखा ही होंगी। पढ़ा है थोड़ा सा अपने अक्षांश रेखा। इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। वैसे एक बात बताएं, सब वृत्त है, रेखा यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ये सामने है तो पीछे भी है। इसीलिए कभी कभी इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। अब सामने से तो रेखा ही जैसा दिखेगी ना। इसको अंटार्कटिक। आखिर क्यों ये सब किया? आखिर ये सब नाम वाम दिया होगा तो कोई वजह होगी ना। ये बेटा वास्तव में कुछ बेसिक चेंजेस यहाँ से होते हैं, कुछ मूलभूत परिवर्तन यहाँ से होते हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने एक तरह से सीमा चिन्ह बनाया है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह की कोई स्पष्ट रेखा या बाउंड्री नहीं बनी हुई है, लेकिन एक लगभग हम डिमार्केशन जरूर करते हैं। ये इलाका जो है ना बेटा, वो साल भर गर्म रहता है, रहना ही चाहिए। ये इलाका साल भर ठंडा रहता है, रहना भी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि इन्हीं दोनों के बीच में ये इलाके हैं, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म, तो बीच वाले इलाके को मुझे लगता है दोनों का आनंद तो मिलेगा ही। इसलिए ज्योग्राफी में ये दोनों के आनंद वाला इलाका है। यानी एक बार एक गिरोह के साथ हो जाता है, और एक बार वर्ष के कुछ महीने दूसरे गिरोह के साथ हो जाता है। वर्ष के कुछ महीने लगता है जैसे ये इसी वाला इलाके के जैसा हो गया, और वर्ष के कुछ महीने इस इलाके जैसा हो जाता है। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता? सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने के कारण ये स्थिति होता है। तो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है तो क्या वायुदाब की पट्टी पे भी असर होता है?
वायदव की पट्टी तो एक है नहीं, वायदव की पट्टियां तो कई हैं, तो सबका खिसकाव होता होगा, पता नहीं कैट हुआ, याद नहीं आ रहा। 7, वेरी गुड। इसमें एक ठीक बीच में हम लोग मानते हैं ना बेटा, विशुद्धि निम्न वायदा की पट्टी। और जैसे मान लो ये बीच है ना, ये मध्य है, और सपोज करो ये एक पेंडुलम जैसी चीज है, तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो खाली बीच वाली थोड़ी जा रही है, तब जा रही है, सब ऑसिलेट करती है। और किसने आपको बताया कि 5 डिग्री स्थानांतरण होता है? ताप विश्वत का नाम कभी बोला था? थर्मल इक्वेटर। अरे विश्वत रेखा तो दुनिया पढ़ रही है, थोड़ा ताप विश्वत पे नजर रखिए। तो मैंने कहा कि विश्वत रेखा तो एक रेखा है, लेकिन ताप विश्वत कोई रेखा नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है। सूर्य की किरणें जहां लंबवत होंगी, जिस जगह पे लंबवत होंगी, उसके ठीक नीचे का इलाका ताप विश्वत बन जाएगा, है ना। वर्ष में 2 दिन विश्वत रेखा ताप विश्वत बन जाती है। यही पूछा कि कब विश्वत रेखा ताप विश्वत बन जाती, आधे तो इसका अर्थ ही नहीं समझ पाए। तो वर्ष में 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये नहीं पूछा कि विषु कब होगा, थोड़ा ऐसे ही पूछ लिया कि वर्ष में कब ताप विश्वत विश्वत रेखा बन जाती है, या विश्वत रेखा ताप विश्वत बन जाती है। लेकिन पूरे साल भर 21 मार्च और 23 सितंबर थोड़ा ही रहता है ना बेटा। सितंबर का महीना चल रहा है, और बस याद रखिएगा कि अभी 23 सितंबर को क्या होगा, मौसम लगभग सम होगा, न बहुत ठंड रह जाएगी न गर्मी रह जाएगी। ठंड क्या रहेगी, मैंने गर्मी खत्म हो रही होगी, लेकिन डोमिनेट गर्मी करती है। विंटर्स दरवाजे पे दस्तक दे रही होती है, आए तो दरवाजा जब खोलते हैं तो धीरे धीरे वो भी इंटर करने लगते हैं। क्लियर है बेटा। लेकिन भैया जी 21 जून को ताप विश्वत कर्क रेखा पर होती है, 5 डिग्री नहीं होती, 23.5 डिग्री ऊपर निकल जाती है। अब एक बात मैंने वहीं पे आपको बताया था कि वायदाब की पट्टियों का स्थानांतरण जितना उत्तर की ओर होता है उतना दक्षिण की ओर नहीं होता, या जितना दक्षिण की ओर होता है उतना उत्तर की ओर नहीं होता। ऐसा कुछ मैंने बोला था, याद नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था। क्या वायदाब की पट्टियां उत्तरायण होने के बाद उतना ही शिफ्ट होती हैं जितना दक्षिणायन होने के बाद शिफ्ट होती हैं, या इसमें कुछ अंतर है? ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा, क्वेश्चन ऐसे होंगे, और आप पता नहीं क्या दिमाग में बैठाए हुए हो कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा, फैक्ट पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन ऐसे होगा बेटा। और इसलिए ऐसे आजकल क्वेश्चन हो रहे हैं कि अगर आप समझे हो तो बता पाओगे, किताब में कहीं लाइन मिलेगी नहीं, क्या आप रट के बता दो। तो अब बुद्धि लगाओ कि वायदाब की पट्टियों का खिसकाव जितना नॉर्थ की ओर होता है उतना साउथ की ओर नहीं होता है, या जितना साउथ की ओर होता है उतना नॉर्थ की ओर होता है, या दोनों ओर बराबर होता है, या वायदाब की पट्टियों का खिसकाव नहीं होता। सही विकल्प का चयन करिए, दोनों बराबर होते हैं। अब ये देखो एक क्वेश्चन है ना, फैब्रिकेटेड, तकलीफ में डाल दिया तब जबकि आपको पढ़ाया गया, और जिसका विजन क्लियर नहीं है वो तो यही तबाह हो जाएगा। वायदाब की पट्टियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? अगर हम क्वेश्चन दें, पहला विकल्प वायदाब की पट्टियों का खिसकाव जितना उत्तर की ओर होता है उतना दक्षिण की ओर नहीं होता। दूसरा, जितना दक्षिण की ओर होता है उतना उत्तर की ओर नहीं होता। तीसरा, दोनों तरफ एक बराबर खिसकाव होता है। चौथा, वायदाब की पट्टियों का खिसकाव नहीं होता। तो चौथा तो मान लीजिए समझ में आ ही रहा है कि तो नहीं है, तो मैंने तीसरे पे सहमत है। काहे सहमत हो गए तीसरे पे? जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं आपके दिमाग में घूम रहा है कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा तक आती है,
और सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा तक जाती है, यही ना? लेकिन सूर्य ताप की प्राप्ति के लिए खाली सूर्य की लंबवत किरणें ही जिम्मेदार हैं या कुछ और जिम्मेदार है? तो और जिम्मेदार है तो क्या वो वायु दाब को नहीं प्रभावित करेगा? तो सिर्फ हर चीज को जीरो मान लिया आप, और आप ये मान लिए कि पृथ्वी एक जैसी बनी हुई है, बनावट पृथ्वी की एक जैसी है, तो जितना नॉर्थ की ओर जाएगा उतना ही साउथ की ओर चला जाएगा। काहे बुद्धि नहीं काम कर रही है? नॉर्थ और साउथ में स्तर और जल के विभाजन का कुछ डिफरेंस है? ये सूर्यताप की प्राप्ति को फर्क डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बाहर पानी रखे हो आप, बाहर आप कोई धातु रखे हो, प्लास्टिक रखे हो, तो बाहर गर्मी तो एक ही बराबर मिल रही है ना, सब एक बराबर गर्म हो जाएंगे? ये फैक्टर नहीं काम करता? तो बिना इसको ध्यान में रखे ही बता दोगे आप? आपने जो ये बताया, आपने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा। आपके दिमाग में सिर्फ आया कि कर्क रेखा और मकर रेखा तक लंबवत किरणें जाती है, सो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा जी बेटा। अब विकल्प तो हम दिए ही है 4, उसमें से सही विकल्प का चयन करिए। ए वाला सही उत्तर है, यानी वायुदाब की पट्टियां जितना उत्तर की ओर खिंच सकती हैं उतना दक्षिण की ओर नहीं खिंच सकती। अब आप कहेंगे सर आप बहुत नाम लेके एग्जैक्टली तो नहीं बोले थे। काहे बोले? बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। आप पढ़े हैं, एंसेंबल करिए ना। हम आपको यहाँ से गोरखपुर जाने में कई बार ब्रेक दबाना है, कई बार गियर बदलना है, बाइक का नहीं बता पाएंगे, बता ही नहीं सकते, सैद्धांतिक रूप से संभव ही नहीं है। हम आपको बाइक चलाना सिखा सकते हैं, हम आपको गियर बदलना, ब्रेक लगाना बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि यहाँ से गोरखपुर जाते समय कितनी बार ब्रेक बदलना है, हार्न दबाना है और ये करना, हम नहीं बता सकते। हम क्या, धरती पे कोई नहीं बता सकता। इस तरह से फैब्रिकेटेड क्वेश्चन आपको कोई नहीं बता सकता। हाँ, ब्रेक दबाना आता है, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं ब्रेक लगाएंगे। गियर बदलने आता है, जहां जरूरत पड़ेगी गियर बदलेंगे, पहले से कोई बता देगा आपको, और आप हम लोगों से ऐसी उम्मीद करते हो। आपकी जो प्रत्याशा होती है हम लोगों से क्लास में, वो यही होती है कि वो वाला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, सीधा सीधा वही काहे नहीं बोल देते? वो हम थोड़ी बोल पाएंगे। हम आप उसकी अवधारणा ही समझा पाएंगे, उसका व्यवहारिक उपयोग आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये आपकी परेशानी। कल नहीं परसों रक्षाबंधन था ना, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। एक मित्र हमारे इतने परेशान हो गए कि रात में 10 बजे फोन किया, और जबकि आप समझी रहो 9 बजे के 7 बजे के बाद ही रक्षाबंधन वो होता है ना सब टाइम। तो उसने फोन किया, कहा सर कुछ पूछना है। हम कहा अभी या थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? तो वो एकदम बड़ा जल्दी जल्दी बोलता है। कहा सर, हमको लग रहा था पढ़ रहा था, तो कहा कि नहीं अभी। तो हमने कहा व्हाट्सएप पे भेजो, जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे भेजो, मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप पे भेज लिया, फिर फोन किया, सर देख लिए? तो हमने कहा हाँ भैया जी बोलिए। अब अगर सामने रहे होते ना बेटा, दुख इस बात का है ना कि आप बड़े हो गए हो, नहीं छोटे होते तो कस के थप्पड़ मारते। अब तो वो भी नहीं कर सकते, बड़े हो गए, अब ये सब किया ही नहीं जा सकता। शब्दों से जो आपको घायल किया जा सकता है वो मैं कोशिश करता हूँ, है ना। और दुर्भाग्य है कि पता नहीं किस धातु के बने हैं कि वो भी असर नहीं होता। असर हो तो भाई कुछ प्रयोग किया जाए, असर ही नहीं होता, कुछ भी बोले, बुलेट प्रूफ टाइप के बने हो, है ना। तो एकदम मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा, और दुख इस बात का नहीं है कि प्रश्न मूर्खतापूर्ण था, दुख इस बात का था वो एक बार वो पूरा पढ़ चुका है सिविल का प्रोग्राम, फिर से रिवीजन कर रहा है, रिवीजन प्रोग्राम भी चलता है, और वो नहीं समझ पाया। बड़ा दुख हुआ बेटा कि आखिरकार ऐसे कैसे गुजारा होगा। उसमें एक्चुअल में वो किसी किताब का एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के वो भेजा, एक लाइन उसको परेशान कर रही थी। क्लास के बाद वो लाइन आप देख लीजिएगा, या फिर हम जब पढ़ाएंगे तो बात कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का था, बड़ा विचित्र। तो कहने का मैं समझ गया कि इसके पास एक ही चीज का भाव है, भाई इतने दिनों से बेटा हम आपको ही नहीं समझ पाए। अरे हम आपको समझ नहीं पाए,
हम आपकी जन्म कुंडली बना देंगे अभी। ये पंडित जी लोग बनाते हैं ना, मैं बना दूंगा और मैं बता दूंगा आपका क्या होने वाला है। इतना अनुभव तो हो ही गया है, लेकिन हम क्यों बोले, जरूरत क्या है मुझे बोलने। तो इतना तो पता हो ही जाता है बेटा, इतना तो अनुभव है ही है, तो अब क्या बताया जाए। हम लोग एक चीज दे सकते हैं बेटा, नहीं शुभ मुहूर्त देखना पड़ेगा ना, तब बताएंगे 12। तो उसमें देखो, एक चीज हम आपको दे सकते हैं बेटा, वो हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, बुद्धि नहीं दे सकते किसी भी हालत में, क्योंकि बुद्धि आपको मिल चुकी है। आपका आईक्यू जो है सो है, उसमें अब कोई बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं हो सकती। जो जेनेटिकली जितना आईक्यू आपके पास है वो है। अब यह है कि नॉलेज एक्वायर करके उस नॉलेज में अपने आईक्यू का यूज कर ले तो बेहतर हो जाता है। बाकी हम नॉलेज देंगे, सीधा सीधा अगर यूज हुआ तो ठीक, आईक्यू है ही नहीं है। आईक्यू समझते हैं, बात कर ले थोड़ा सा 2 मिनट। हम लोग की 2 उम्र होती है, एक शारीरिक उम्र और एक मानसिक उम्र। अगर किसी की शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र एक साथ चल रही है तो नॉर्मल पर्सन है, तो सामान्य व्यक्ति है। कुछ लोगों की मानसिक उम्र आगे आगे चलती है, शारीरिक उम्र पीछे पीछे चलती है। वो इंटेलिजेंस है, वो जीनियस है, यानी उनकी मानसिक उम्र ज्यादा होती है, शारीरिक उम्र कम होती है। जैसे घरों वरों में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं ना 6, 7, 8 साल के, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सुन के आश्चर्य होता है, कह रहे बड़ा बुद्धिमानी वाली बात और बड़ा तर्कों ढंग से अपनी बात को कहते हैं, दे आर जीनियस। और मुझे लगता है उल्टा भी होता है कि शारीरिक उम्र आगे आगे और मानसिक उम्र पीछे पीछे, है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग आम जीवन में एक बड़ा सुंदर सा शब्द प्रयोग करते हैं, हाफ माइंड। नहीं नहीं, वो तो हमारा जैसा हो गया, कोई अनबन बोलता है तो हम लोग कह देते हैं हाफ माइंड। हाफ माइंड का मतलब समझ रहे हो, दिमाग 50% है, यानी आईक्यू जितनी होनी चाहिए उसका 50% है। तो ऐसे लोगों को मंदबुद्धि कह देते हैं। तो भैया जी बड़ा एक विचित्र दशा है पढ़ाई लिखाई को। हायर कंपटीशन की रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा पढ़ना है। चीज़ों को पढ़ लीजिए, किताब बंद करिए, थोड़ा सा सोच लीजिए क्या आपने पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या क्या इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, कैसे कैसे, तो बात बन जाएगी। और खाली पढ़ते रहोगे ना तो होगा कुछ नहीं, ये बड़ी भारी परेशानी है। बहरहाल ये तो बेटा हो गया। अब ताप के आधार पे इसको हम बांट रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ कि इन 2 कठिन जलवायु की दशाओं में से या तापमान की दशाओं में से 2 संधि स्थल है, 2 जोड़ है। एक जोड़ इसके और इसके बीच में ये दिख रहा है और एक जोड़ यहां दिख रहा है। भूगोल ये कह रहा है कि इसके इधर शीतोष्ण कटिबंध है, इसके इधर शीत कटिबंध है। तो मैंने इस रेखा के दोनों ओर पैर करके खड़े हो जाइए। कोई पूछे तो बताइए शीतोष्ण कटिबंध में है, फिर कहिए कि शीत कटिबंध में। ऐसा है? ऐसा नहीं होगा, वो लाइन आपको नहीं मिलेगी, वो लाइन आपको नहीं दिखेगी, वो लाइन है भी नहीं। कि कब शीतोष्ण खत्म होगा, कब शीत शुरू हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा, अचानक से नहीं बदलेगा कुछ भी। तो एक इलाका ये मिल जाता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। इसके पास बेटा आर्कटिक वृत्त के पास एक इलाका यहां मिलेगा कर्क रेखा के पास। ऐसा थोड़ी कर्क रेखा के दोनों पैर करके खड़े हो जाइए, इधर उष्ण हो गया इधर शीतोष्ण हो गया, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। उष्ण धीरे धीरे जाएगा, शीतोष्ण का माहौल धीरे धीरे शुरू होगा, अचानक से। लेकिन एक हम लोग की मजबूरी है मनुष्यों की, कहीं ना कहीं एक लाइन तो खींचेंगे। ऐसी कोई लाइन वाइन नहीं है जहां से एक क्लाइमेट कंडीशन इधर और एक क्लाइमेटिक एक का करेक्टर धीरे धीरे जाता है और दूसरे का करेक्टर धीरे धीरे आता है। तो कितने ज्वाइंट दिख रहे हैं? 2। एक गोलार्ध में 2।
अब इसे हम लोग एक विशेष तापमान वाली दशाएं कह देते हैं, यहां और यहां। क्या आपको लगता नहीं कि इन दोनों का लक्षण होगा इसमें? यहां भी दोनों का लक्षण होगा। अब ज्योग्राफी इधर भी वैसे ही होगा, इसलिए फोटोकॉपी होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं बेटा? उपोष्ण, इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल अब घट रहा है तो क्या बोला जाता है? सब। सब पोलर। तो सब पोलर का रीजन किधर है बेटा? दोनों के ट्रांजिशन, संक्रमणशील इलाका होता है। क्लियर है बेटा? तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां दोनों के लक्षण साफ साफ देखते हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर ताप को हम लोगों ने पकड़ लिया, मैंने आपको वही बोला था कि बहुत जरूरी है जो इलाका आप पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ताप को हम लोग ढंग से समझ लिए तो मुझे लगता है पूरा भूगोल ही समझ लिए, क्योंकि ताप अगर आपका क्लियर हुआ तो वायुदाब भी क्लियर होगा, वायुदाब क्लियर होगा तो पवन क्लियर हो जाएगा, पवन क्लियर होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी ये पल भर में भाप लेंगे। तो वहां की जलवायु की दशाएं कैसी होंगी, क्योंकि पवन के रुख से बता देंगे कि वहां वर्षा कब होगी, वर्षा किस ऋतु में होगी, गर्मी में होगी, ठंडक में होगी, नहीं होगी, कब होगी, सब पता चल जाता है। क्योंकि पूरी धरती के नियंत्रण करता है सूर्य, सारी चीजों को वो क्रिएट करते हैं बेटा। क्लाइमेटिक कंडीशन में जलवायु की दशाओं को निर्धारित करने वाले हम लोग 3 कारक पढ़ते हैं, सूर्यताप, आर्द्रता और वायुदाब। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या सूर्यताप ही आर्द्रता को नहीं निर्धारित करती? क्या सूर्यताप ही वायुदाब को नहीं निर्धारित करती? तो गेम प्लेयर जो है ना इसमें सबसे बड़ा बेटा वो सूर्यताप, और सूर्यताप का वितरण अगर आपको निगाह में है तो हम तो ऐसे ही बता देंगे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, फसलें कैसी होगी, जीवन किस तरह का होगा, सब पता चल जाता है। क्लियर है बेटा? तो मुझे लगता है कि पहले एक नोट बना के इसको क्लियर करो, डायग्राम बना के बस खाली दिखाओ। और सब इलाके को लिखना पड़ेगा बेटा। बच्चे सोचते हैं कि इसमें से क्या, अरे इसमें तो ऐसा पूछेंगे ना कि तबीयत खराब हो जाएगी, वो आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है क्या पूछेंगे, इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़िए। गोला बना रहे हो कि पैराबोला बना रहे हो? चलो ठीक है। तो इलाका बेटा थोड़ा सा पहले बड़ा बड़ा डिमार्केट करो। इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिकल जोन। हिंदी में उष्ण कटिबंध। इसे टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। इसे पोलर जोन, ध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। क्लियर है? पहले इन तीनों को डिमार्केट करो, एरो दिखा दिखा के। हो गया बेटा? अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा ना बेटा, ये है शीत कटिबंध, बोले, और उसके बाद क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, और फिर क्या है? उष्ण कटिबंध। यही ना बेटा? तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है ना, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है जो इसको और इसको अलग कर रही है, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है जो इसको इसको अलग कर रही है। तो चरम स्थितियों को तो हमने नाम दे दिया, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि यहां शीतोष्ण खत्म होके शीत शुरू हो रहा है,
और यहाँ उष्ण खत्म होकर शीतोष्ण शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत हुई होगी ना। जैसे आपके दिमाग में अगर यह है कि उसी लाइन के उधर से शुरू हो गई होगी, तो ऐसा नहीं है। अब इसको क्या कहते हैं बेटा, इस इलाके को उप ध्रुवीय और इसको उपोष्ण कटिबंध। इंग्लिश इंग्लिश बताना, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा ही समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? और अगर आप बात करें तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर एक संक्रमणशील इलाका बन जाएगा। ठीक है बेटा? मैंने इसी को हमने थोड़ा उधर निकाल के दिखा दिया। इंग्लिश बोल दें बेटा कि लिख लोगे? इंग्लिश जरूरी है। उपध्रुवी को हम लोग कहते हैं सब पोलर, और उपोष्ण को कहते हैं सब ट्रॉपिकल। क्लियर है बेटा? अब एक नोट बना लो बेटा, नोट नंबर 2। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि आपसे कहीं बात किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन जगह यहाँ है बात करने की, है ना बेटा? जलवायु तथा मौसम में अंतर। जलवायु, एक नोट बनाइए, जलवायु तथा मौसम, ऐसा हेडिंग बना लो, जलवायु तथा मौसम, क्लाइमेट एंड वेदर। ये तो दिमाग में होगा कि अल्पकाल की और दीर्घकाल का मामला है। अल्पकाल की घटनाओं को मौसम और दीर्घकाल की जलवायु कहते हैं। किन घटनाओं को? नहीं, स्पेसिफाइड है, परिष्कृत है। जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, वो निर्धारित है। अनंत नहीं है कि आप जो मन करे वो बोल रहे हैं, स्पेसिफाइड है। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा लिख लिया जाए, डिफाइन कर लिया जाए। लिखिए, मौसम तथा जलवायु दोनों को, मौसम तथा जलवायु दोनों को निर्धारित करने वाले कारक, मौसम तथा जलवायु दोनों को निर्धारित करने वाले कारक निम्न 3 हैं। आपने मन से मत जोड़ घटा लीजिएगा, है ना? लिख लो लिख लो लिख लो, एक बार फिर लिख लो। पहला है बेटा सूर्यताप। पहला क्या है बेटा? सूर्यताप। दूसरा वायुदाब ऑब्लिक पवन। वायुदाब ऑब्लिक क्या बेटा? पवन। मतलब अरे वायुदाब है तो पवन है। पवन का मैंने कहा ना, स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं है। तो वायुदाब अगर आप देख रहे हैं तो उसका मतलब आप पवन भी देख रहे हो। तीसरा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तीसरा क्या है बेटा? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑब्लिक वर्षण, प्रेसिपिटेशन। नहीं नहीं, बस बस, यही 3 कारक हैं। क्लियर है बेटा? तो इन्हीं 3 कारकों से मौसम भी निर्धारित होता है और इन्हीं 3 कारकों से जलवायु भी निर्धारित होता है। तो डेफिनेटली इन दोनों में कुछ अंतर होगा। इन्हीं तीनों के अल्पकाल की घटनाओं को हम लोग मौसम और दीर्घकाल की घटनाओं को हम लोग जलवायु कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कितना दीर्घकाल।
अल्प और दीर्घ सापेक्षिक शब्द, कोई अल्पकाल नहीं होता, कोई दीर्घकाल नहीं होता। क्लियर है? अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे जब आरबीआई की मौद्रिक नीति पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे, तो उनके यहां साल भर दीर्घकाल होता है, और साल भर से अंदर की जो घटनाएं होती हैं उनको अल्पकाल की मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका मतलब वो साल भर को दीर्घ मान रहे हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, भारतीय वित्तीय प्रणाली पढ़ेंगे, तो साल भर के अंदर की घटना को अल्पकाल मानते हैं, साल भर से अधिक की घटना को दीर्घकाल कहते हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्प और दीर्घ का निर्धारण सापेक्षिक है, कोई एब्सोल्यूट फेनोमेना नहीं है। टीटी के लिए अल्प दीर्घ अलग होगा, हमारे लिए अल्प दीर्घ अलग होगा, नेचर के लिए अल्पकाल और दीर्घकाल अलग होता है। नेचर में 7 करोड़ साल अल्पकाल की घटना है। पढ़ते हम लोग भूगोल ना, तो पढ़ते हैं हिमालय का निर्माण तो अभी अभी हुआ है। किसी ने पूछा कितना अभी अभी, तो कहते हैं 7 करोड़ साल पहले, तो वहां 7 करोड़ अभी अभी है। वही 3-4 अरब वर्ष उम्र है धरती की, इसमें से 7 करोड़ तो अभी अभी ही होगा ना। ये सापेक्षिक शब्द है। थोड़ा कुछ आइडिया देंगे दीर्घकाल माने कितना? ठीक है, 31 वर्ष। 31 वर्ष के औसत को हम जलवायु कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मौसम कन्वेंशन ने निर्धारित किया। प्रस्ताव आया था 33 साल का, तो उन्होंने कहा नहीं 33 नहीं, 31 साल के औसत को देख लो। इन्हीं के अल्पकाल की घटनाएं, इन्हीं तीनों के अल्पकाल की घटनाएं, मौसम तथा दीर्घकाल की घटनाएं, बस एक बात तो अपने खोपड़ी में बैठा ही लेना, इन्हीं के दीर्घकाल का औसत क्या बेटा? जलवायु कहना। ठीक है बेटा? एक बात, दीर्घकाल 30 साल से किसी कीमत पे कम नहीं। ठीक है? अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन 31 साल को माना गया। सुझाव था 33 को मानिए, कुछ लोगों ने कहा 35 साल। लेकिन एक बात समझ पा रहे हो ना कि साल 2 साल 4 साल का मामला नहीं है बेटा। मुझे लगता है आपकी जितनी उम्र हुई होगी उससे ज्यादा का ही मामला है ना बेटा? अब जैसे भारत की जलवायु को मानसूनी कहा गया, पिछले 10 साल तक भारत में वर्षा न हो तो भी भारत की जलवायु मानसूनी ही बनी रहेगी। अगर 31-32 सालों तक कुछ मामला गड़बड़ होता रहा, तब इसकी जलवायु का नाम बदलना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो दीर्घकाल ये लिख लिया, अल्पकाल की घटना को मौसम और दीर्घकाल की घटना को जलवायु। तो दीर्घकाल के लिए ब्रैकेट में लिख लेना बेटा 31 से 33 वर्ष। अब कुछ और देखो, एकदम बेसिक से समझते हैं बेटा, अचानक कूद पड़ेंगे तो तकलीफ होगी। जैसे भारत की जैसी जलवायु की कंडीशन है, एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे हम लोग हैं, तो ऐसी जलवायु की दशा धरती पे कहीं और भी हो सकती है, जो एग्जैक्टली भारत की जलवायु की दशाओं से मिलती जुलती हो सकता है धरती पे। अरे भाई, ये अक्षांश खाली भारत में ही थोड़ा ही है, ये अक्षांश तो पूरी धरती पर फैला हुआ है। अब यह है कि भारत की कुछ विशिष्ट कंडीशन हो सकती है, वैसे विशिष्ट कंडीशन उसकी हो ना हो, लेकिन जैसे भारत के, आपने कभी ब्राजील के लोगों को देखा है? किसी ब्राजीलियन पे नजर है? ब्राजील के लोगों का बालों का रंग काला होता है।
आप कहेंगे बालों के रंग के पीछे काहे पड़े? अरे बालों का रंग बहुत बड़ा फैक्टर है। इस धरती पे हर जगह लोगों के बालों का रंग एक जैसा नहीं होता, और बालों का रंग और आंखों की पुतलियों का रंग क्लाइमेटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यूरोपियन लोगों को देखे हो? कुछ भी नहीं देखा सर, हम कुछ देखते ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है भाई। नहीं नहीं, देखना सुनना चाहिए, इसमें परेशानी क्या है? सुंदर असुंदर खराब अच्छा सब देखना चाहिए बेटा, जरूरी है। मनुष्य का जीवन मिला है तो अब कब देखेंगे? अभी देखेंगे। तो आपने देखा होगा यूरोप में जो बच्चियां बच्चियां होती हैं या जो मेल होते हैं, उनके बालों का रंग थोड़ा अलग रंग का होता है, भूरा होता है, सुनहला होता है। एक बड़ा प्यारा सा कलर है जिसको कहते हैं ब्लॉन्ड, वो थोड़ा भूरे रंग का होता है, ग्रे कलर का होता है। कुछ लोगों के बाल सुनहले रंग के होते हैं, है ना? और आंखों का रंग, आंखों का रंग देखोगे तो नीला उला, बिल्कुल थोड़ा ब्लूइश दिखती है, थोड़ा ग्रीनिश दिखती है ना? हमारे यहाँ तो काला और थोड़ा भूरा। वैसे भूरे वालों को लोग कहते हैं बड़े डेंजरस होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, वो अलग बात है। ये सब बेटा क्लाइमेट निर्धारित करता है। तो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन से मिलती जुलती क्लाइमेट, अफ्रीका के लोगों का देखो, बालों का रंग एकदम ब्लैक होता है। काला रंग जो होता है ना, वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। जिनके बालों का रंग काला हुआ, समझ लो वो हाई टेम्परेचर वाले लोग हैं। और जिनके बालों का रंग ब्लॉन्ड या सुनहला या जो भी हुआ, समझ लो लो टेम्परेचर वाले हैं। आप कहीं जाके देख लो, है ना बेटा? तो कहने का ये मतलब है बेटा कि जैसे भारत की जलवायु की दशा जैसी है, वैसी जलवायु की दशा दुनिया में और भी कहीं हो सकती है। बोल नहीं रहे? चीन की जलवायु जैसी है, वैसी जलवायु दुनिया में और भी कहीं हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी में हम लोगों ने काम किया कि जो प्रतिनिधि है, यानी जहां उस तरह की सबसे बड़े क्षेत्रफल पे जलवायु की दशा है, उसको नेता मान लेंगे। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि भारत जैसी जलवायु दुनिया में कहीं और हो और उसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा हो, तो वो नेता बन जाएगा, भारत उसका समर्थक बनेगा। बोल नहीं रहे? लेकिन मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल बड़ा है और ऐसी जलवायु की दशा कहीं और है, छोटे छोटे क्षेत्रफल पे, तो भारत नेता रहेगा। और भारत की जलवायु का जो नाम होगा, उसी नाम से वहां की जलवायु भी जानी जाएगी। क्लियर है? तो जैसे हम कहेंगे भारतीय प्रदेश, तो भूगोल में भारतीय प्रदेश का अलग अर्थ है। भारत जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन वाले इलाके भारतीय प्रदेश कहलाएंगे। चीन तुल्य प्रदेश, चीन के जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन जिन जिन देशों में होगी, उनको चीन तुल्य प्रदेश कह देंगे, ना कि चीन का प्रदेश कह देंगे। चीन वाले ऐसे हंगामा मचाए हुए चीन प्रदेश कह दो तो झंडा उंडा लेके पहुंच ही जाए कि भैया ये मेरा इलाका है। समाना प्रदेश, तो समाना, अभी हम कुछ उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको परिचय करा रहे हैं। समाना अफ्रीका में एक घास का नाम, एक घास का नाम है समाना। अब वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन धरती पे जहां जहां होगी, जो अफ्रीका के सूडान उडान के इलाके में है, वैसी कंडीशन जहां भी होगी, सबको बोलेंगे सवाना प्रदेश, वो अफ्रीका में हो ना हो। ऑस्ट्रेलिया में सवाना प्रदेश है, लेकिन सवाना क्या अफ्रीका में है? नहीं, प्रेरी प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश कहा जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है। ऐसी दशाएं दुनिया में जहां जहां होंगी, सबको एक नाम दे देंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश। तृण माने घास, तृणमूल कांग्रेस, तो तृण माने घास होता है। तो इसको, अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की खास क्लाइमेटिक कंडीशन होगी और इसका प्रतिनिधि कोई ना कोई होगा। जहां पे ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन ज्यादा होगी, उसको एक नाम दिया गया होगा। अब पूरा पूरा इलाका उसी नाम से जाना जाएगा। अरे भाई, प्रेरीज यूएसए में कहा जाता है, लेकिन वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन जहां होगी सबको प्रेरी बोल देंगे।
हाँ, कुछ का लोकल नेम हुआ, इसको प्रेरी प्रदेश भी बोल देते हैं। यूरोप में इसका बहुत बड़ा विस्तार स्टेपी के रूप में है, इसको स्टेपी प्रदेश भी कहते हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। एक क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी कंडीशन दुनिया में जहां जहां होगी उन्हें एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे हमने कहा भूमध्य सागरीय प्रदेश, तो क्यों कहा गया? क्योंकि भूमध्य सागर उसका नेता है, लीडर है। तो भूमध्य सागर के आसपास जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन दुनिया में कहीं कहीं होगी, जहां पे होगी हर जगह नाम वही प्रयोग करेंगे हम। क्या बेटा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। जबकि भूमध्य सागर से उसका कोई लेना देना है या नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा एक कमेंट लिखो, आगे बढ़ते हैं। लिखें, समान जलवायु की दशाओं के आधार पे विश्व को अलग अलग जलवायु की दशाओं में विभाजित किया गया। अलग अलग जलवायु की दशाओं में विभाजित किया गया। अनेक विद्वानों ने संपूर्ण धरातल को अनेक जलवायु की दशाओं में विभाजित किया। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि खाली ताप के आधार पर करें, सुन लो, लेकिन खाली जलवायु की दशा ताप के ही आधार पर तो नहीं होती। वर्षा भी उसमें कुछ भूमिका, तो समान ताप वाले जगहों को तो ढूंढा जा सकता है, लेकिन हर जगह जलवायु की दशा एक जैसी हो ये खाली ताप ही तो नहीं निर्धारित करेगा। वर्षा कहाँ कैसी हो रही ये भी निर्धारित करेगा। इससे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है वहां। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग नजरिया दिया है, लेकिन पहला प्रयास जिसने किया उसका नाम बहुत जरूरी है। लेकिन जलवायु के आधार पर विभाजन का पहला प्रयास व्लादिमीर आगे व्लादिमीर पुतिन ने किया। नहीं, उनका भी नाम व्लादिमीर पुतिन हो, अलग बात है। व्लादिमीर कोपेन ने किया। पहला प्रयास किसने किया बेटा? व्लादिमीर कोपेन। इसको कहते हैं कोपेन का वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा बेटा? 5। तो कोपेन ने पूरी धरती को, लिख लो नाम, संख्या तो कम से कम लिख ही लो। कोपेन ने संपूर्ण पृथ्वी को 5 प्रकार की जलवायु की दशाओं में विभाजित किया। 5 प्रकार की जलवायु की दशाओं में विभाजित किया। तो कोपेन का वर्गीकरण, कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन दिखता है, कोपेन ने कितने भागों में विभाजित किया? तो कितने भागों में बेटा? 5 भागों में विभाजित किया, है ना? लिखें, इसके उपरांत हॉर्नवेट, हॉर्नवेट वैज्ञानिक का नाम है, अलग अलग पॉइंट बना के लिखो बेटा। इसके उपरांत हॉर्नवेट ने 1931 में पुनः प्रयास किया। तथा 1933 में इसे फिर संशोधित किया। हॉर्नवेट पुनः संशोधित किया। क्लियर है बेटा? लिखें, वर्षा के आधार पर 2 पॉइंट लिखो बेटा, ए बी करके। वर्षा के आधार पर जलवायु को 5 भागों में,
तथा ताप के आधार पर तथा किस आधार पर बेटा? ताप के आधार पर 6 प्रकार में विभाजित किया। ठीक है बेटा। एक और बहुत बड़ा नाम है बेटा, ट्रिवार्था। ये सबसे आधुनिक है बेटा। ट्रिवार्था ने संपूर्ण विश्व की जलवायु को ट्रिवार्था ने संपूर्ण विश्व की जलवायु को कितने बेटा? 5 भागों में विभाजित किया। ट्रिवार्था ने संपूर्ण जलवायु को कितने बेटा? 5 भागों में विभाजित किया। तो पहला काम तो भैया यही करना है कि लोगों का नाम दिमाग में रहे। बोले ओपन, ट्रिवार्था, ठीक है, थॉट में इनका नाम दिमाग में रहे। बस इतना दिमाग में रखो कि इन्होंने कितने भागों में बांटा। अब जैसे जब हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह, ये थ्योरेटिकल मामला हो जाता है और फिर इसमें डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है। तो प्रश्न आ जाता है ट्रिवार्था के वर्गीकरण पे टिप्पणी लिखिए या विवेचना करिए, तो पूरा डिटेल में जाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा नहीं जाना है, तो कम से कम नाम तो याद रहना ही चाहिए। पहला विभाजन किसने किया? पोपेन ने किया। बोले बेटा, ये सब दिमाग में रहना। तो उन्होंने 5 भागों में बांटा। फिर एक जने ने ताप के आधार पे 5 बांटा और वर्षा के आधार पे 6 बांटा। फिर लास्ट वाले ने कुल मिला जुला के 5 भागों में विभाजित किया। क्लियर है बेटा? अब आगे हेडिंग बनाइए, महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्र जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे बेटा। महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्र या जलवायु प्रदेश। हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? बोले बेटा? बहुत है, जलवायु प्रदेश बहुत हैं, लेकिन बहुत नहीं पढ़ेंगे। जो है वो हम बात कर रहे हैं आपके साथ। विषुवत रेखीय प्रदेश। अगर अक्षांशों की बात करें तो ये होगा आपका बेटा 0 to 5 और 10 डिग्री दोनों तरफ। क्लियर है? वो इलाका आपको दिख रहा होगा विषुवत रेखा के इर्द गिर्द। ज्योग्राफी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? विषुवत रेखीय प्रदेश। क्या पढ़ना है इसमें? उसकी जलवायु की दशाएं क्या है, जीव जंतु क्या हैं, वनस्पतियां क्या हैं, वृक्षों के प्रकार क्या हैं, यही सब डिटेल में जाके पढ़ना है ना बेटा? क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। दूसरा, सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश का ज्योग्राफी में एक नाम और है बेटा, उष्णकटिबंधीय तृण प्रदेश। क्या कहते हैं बेटा? उष्णकटिबंधीय तृण प्रदेश। इंग्लिश भी बोले? हाँ सुन लीजिए, मन होगा तो लिख लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। सो कॉल्ड नेम सवाना प्रदेश। इसे एक और नाम देते हैं, सूडानी प्रदेश भी कह देते हैं। तो परीक्षा में तरह तरह से छकाएगा आपको, है ना बेटा? तो इसका विस्तार कहां से कहां होगा?
5 डिग्री से 20 डिग्री। ठीक है बेटा। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध नहीं लिख रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ है ना। इसको लोग क्या बोलेंगे बेटा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। प्रेरी प्रदेश भी कहते हैं, स्टेपी प्रदेश भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? एक और नाम है इसका, शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश। इंग्लिश में बोला है टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। अक्षांश बेटा? ना ना, 30 से 45 ही है। क्लियर है? बस डिफरेंस ये है कि स्थलों के आंतरिक भागों में, कोस्टल एरिया में नहीं है, तटीय भागों में नहीं है। यानी 30 से 45 अक्षांश पे। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, काहे कंफ्यूज होते हो? सब कुछ पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी गड़बड़ करते हो। इधर देखो मेरी ओर। प्रेरी प्रदेश माने गेहूं। गेहूं 45 से 60 पे होता है। हो पाएगा गेहूं? माने संभव है? भीषण बर्फबारी होती है उस इलाके में। ये अब डिफरेंस क्या है कि 30 से 45 पे भूमध्य सागरी भी है, ये तो भूमध्य सागर के इर्द गिर्द है। लेकिन एवरीवेयर 30 से 45 अक्षांशों पे, कोस्टल एरिया में नहीं, अंदर की ओर। और अंदर की ओर होने का दुष्परिणाम यह होता है कि बारिश वारिश हो ही नहीं पाती ठीक से। किधर से हवा चलेगी भाई? वो तटों पे पहले आएगी। तो आप कहेंगे 30 से 45 अंश पे, तो सर आपने बताया कि ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है। हाँ है, इन्हीं इलाकों पे, कोस्टल एरिया में, तटीय भागों में भूमध्य सागरीय प्रदेश है। और उन्हीं अक्षांशों में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश को पार करके अंदर प्रवेश करोगे स्थलों पे, तो आपको मिल जाएगा प्रेरी प्रदेश। क्लियर है बेटा? इन्हीं पे हम लोगों को चर्चा करनी है, विस्तार से हम बात करेंगे, थोड़ा समय भी लगेगा। तो पहली हेडिंग बना के बेटा आज छोड़ दिया जाए, बात करेंगे हम अगले लेक्चर से। तो पहली हेडिंग क्या है बेटा? भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय में कंफ्यूज मत करो। इसको लोग क्या कहते हैं बेटा? भूमध्य रेखीय प्रदेश। पहला यही बनाया हो ना? ओहो, अच्छा, इसको लेके बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। वही मैं नहीं समझ पा रहा था कि 12 काहे बज रहे हैं। तो भूमध्य रेखीय कह दिया, मैंने विषुवतीय प्रदेश कह दिया, बस उसी में तकलीफ हो गई। ठीक है बेटा? इंग्लिश में इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है, एक ही शब्द है इंग्लिश में। इसको विषुवत रेखीय कह दें, भूमध्य रेखीय कह दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा? तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू बेटा।